Hello my dear students, you are welcome to my channel The Dynamic Classes. Today I am going to teach you the second poem of 12th class, An Elementary School Classroom in a Slum. This poem is written by British poet Stephen Spender. पोएम को समझने से पहले हम पहले कवि के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। पोएम को समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आप अपने पास पेन और नोटबुक लेना ना भूलें, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट कर पाएँ। तो चलो सबसे पहले हम जान लेते हैं पोइट के बारे में। स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन हैरोल्ड स्पेंडर का जन्म 28 फरवरी 1909 लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। इनकी मृत्यु 16 जुलाई 1995, 86 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। लंदन, इंग्लैंड में ही इनकी मृत्यु हुई थी। इनके व्यवसाय की अगर हम बात करें तो पोइट, नॉवलिस्ट और एसेइस्ट थे ये। इन्होंने ऑक्यूपेशन में पोइट, नॉवलिस्ट और एसेइस्ट के रूप में काम किया है। स्टीफन स्पेंडर को अपने वर्क्स के लिए, अपने काम के लिए द गोल्डन पेन अवार्ड भी 1995 में मिला था। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में अगर हम बात करें तो स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज 1943 में पब्लिश हुई थी। पोम्स ऑफ डेडिकेशन 1947 में, द एज ऑफ बीइंग 1949 में, कलेक्टेड पोइम्स 1955 में इसकी ये पब्लिश हुई थी। ऐसे ही बहुत सारे वर्क्स हैं इसने जो लिख रखे हैं, लेकिन मैं सभी का नाम आपके सामने नहीं ले सकता। मैं आपको ये नोट्स इसमें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इन नामों को आप लिख सकते हैं ताकि आपके लिए ये आगे काम आए। ये सब उन लोगों के लिए हैं जो किसी प्रकार के भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए इनको नोट करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब हम शुरू करते हैं इनकी इस पोइम को, जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम मतलब एलिमेंट्री क्या होता है? प्राथमिक, स्कूल होता है विद्यालय, क्लासरूम होता है कक्षा कक्ष, स्लम होता है एक मलिन बस्ती, गंदी बस्ती। मतलब एक गंदी बस्ती के अंदर एक प्राथमिक स्कूल की कहानी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एक छोटी सी पोइम हम ये पढ़ने वाले हैं। इस पोइम को समझने के लिए हमने इसको 4 स्टैंजाज में डिवाइड किया हुआ है। 4 स्टैंजाज को अलग अलग समराइज हमने इसको किया है, और उसके साथ में लिटरेरी डिवाइसेस जो इसमें प्रयोग किए गए हैं उनके भी हम बात करेंगे। तो पहले मैं पढ़ लेता हूँ फर्स्ट स्टैंजा को। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेसेज लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर वाज टोन राउंड देयर पैलोर the tall girl with her wedged down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunned unlucky hire of twisted bonds, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room. अदर देन दिस। तो ये था स्टेंजा, और अब हम इस स्टेंजे की हिंदी देख लेते हैं। इस स्टेंजे में क्या कहता है? पोइट उन बच्चों के बारे में हमारे सामने वर्णन करता है, डिस्क्राइब उन बच्चों के बारे में करता है जो एक एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कि एक स्लम एरिया के अंदर, जो कि बस्ती के अंदर ये स्कूल है। पोइट कहता है कि बच्चों के चेहरे बिल्कुल फीके पड़े हुए हैं, इनके अंदर किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं नज़र आ रही है। वे अपनी उम्र के बच्चों की तरह ऊर्जा से भरे हुए नहीं हैं। पोइट इन बच्चों की कंपैरिजन रूटलेस वीड से करता है। यहाँ पोइट कहना चाहता है कि ये बच्चे खेतों में उगे हुए घास फूस की तरह हैं। उनके जो बाल हैं ये बिल्कुल उलझे हुए और बड़े बड़े हैं, इनके बाल बिल्कुल भी संवारे हुए नहीं हैं। यह उनके पीले चेहरों पर गिरते हैं जैसे कि वे फटे हुए हों। बच्चे अस्वस्थ हैं, बिल्कुल ये अच्छे नहीं है बच्चे, अच्छी सेहत इनकी नहीं है। उन्होंने अपने बालों को कंघी भी नहीं किया हुआ है। फिर एक लंबी लड़की के बारे में वो वर्णन करता है। वो कहता है कि ये शायद गरीबी के बोझ से दबी हुई है, शायद थकान या शर्म की वजह से इसका सिर मुड़ा हुआ है या झुका हुआ है। एक लड़के के बारे में बात करता है जो इतना कमज़ोर और दुबला पतला है कि उसकी तुलना वो एक कागज़ के टुकड़े के साथ करता है। लड़के की आंखें भूख के लिए, उसमें लालच झलकता है। लड़के की आंखों में भूख के लिए लालच झलकता है। मतलब क्या है? ऐसा लगता है जैसे कि भूख की वजह से लड़का बहुत कुछ मांग रहा हो। वह सब कुछ हासिल करना चाहता है। फिर वह अपने एक अन्य स्टूडेंट का वर्णन करता है जो शारीरिक रूप से
असक्षम है। पोइट कहता है कि यह लड़का बदकिस्मत है क्योंकि उसे अपने माता पिता से एक बीमारी विरासत में मिली है जिसके कारण उसका शरीर विकृत हो गया है, यानी ये अपंग हो गया है। पिता से कोई सुविधा मिलने की बजाय उन्हें विरासत में एक बीमारी मिली है। यह विकलांग लड़का अपने एक बेंच पर बैठा हुआ है और अपना पाठ पढ़ रहा है, अपना लेसन याद कर रहा है। कक्षा के पीछे एक मंद रोशनी के अंदर एक लड़का बैठा हुआ है जो बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कवि उसकी आंखों को देख सकता है। ऐसा लगता है कवि को जैसे कि ये दिन में ही सपने देख रहा हो, कोई उज्जवल सपना इसकी आंखों में समाया हुआ हो। वह जब ध्यान देता है उस बच्चे के ऊपर तो ऐसा लगता है जैसे वो बच्चा बाहर गिलहरियों के साथ खेलने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा हो। पहले स्टेंजा के अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग लिटरेरी डिवाइसेस का इसने प्रयोग किया है। सबसे पहले सिमली का हम इसमें देखते हैं। इसमें सबसे पहले सिमली जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका प्रयोग किया। सिमली में क्या होता है, लाइक और एज के साथ अगर कोई कंपैरिजन की जाती है, लाइक और एज का प्रयोग करके अगर कंपैरिजन की जाती है, सिमली हम उसको फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। यहाँ पर एक लाइन है जैसे लाइक रूटलेस वर्ड्स, रूटलेस वर्ड से जो पहले लाइक वर्ड यूज किया गया है ये सिमली के लिए प्रयोग किया गया है। सेकंड जो इसमें लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है वो है मेटाफर। मेटाफर भी कंपैरिजन ही होती है, लेकिन इसके अंदर डायरेक्ट लाइक और एज का प्रयोग नहीं किया जाता है। बॉय इज कंपेयर्ड विद पेपर, मतलब यहाँ पर कहीं पर भी लाइक का यूज नहीं कर रखा, लेकिन बच्चे को एक पेपर के साथ यहाँ पर इसने कंपेयर कर रखा है, तो ये मेटाफर का यहाँ पे इसने प्रयोग किया है। नंबर 3 है रिपीटेशन। इसमें पहली ही लाइन में फार और फार दो बार यूज कर रखा। फार और फार वर्ड अगर 2 बार यूज कर रखा तो रिपीटेशन के अंदर आता है। रिपीटेशन ये फिगर ऑफ स्पीच होता है। इसके बाद बात आती है दूसरे स्टेंजा की। दूसरा स्टेंजा हम पढ़ते हैं। ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हैड क्लाउडलेस एट dawn civilized dome riding all cities ballad flowery troilus valley open-handed map awarding the world its world and yet for these children these windows not this map their world where all their futures painted with a fog a narrow street sealed in with a lead sky far far from rivers capes and stars of words। तो दूसरे स्टेंजा के अंदर पोइट हमारे सामने एक नई पिक्चर प्रेजेंट करता है। वो बात करता है दीवारों की, वॉल्स की यहाँ पे बात करता है। स्कूल की जो वॉल्स हैं वो काफ़ी पुरानी लग रही हैं इसको। इनका रंग बिल्कुल खट्टा क्रीम जैसा इनको नज़र आता है, मतलब ये बहुत पुरानी वॉल्स इसको पोइट को लगती हैं। इसका मतलब ये है कि दीवारें साफ़ नहीं हैं, बिल्कुल दीवारें साफ़ नहीं हैं और उन्हें हाल ही में पेंट नहीं किया गया है। दीवारें अलग अलग चार्ट और छवियों से ढकी हुई हैं जिन्हें अलग अलग लोगों के द्वारा दान दिए गए पैसों के साथ भरा गया है, यानी वहाँ पर एक लंबी लिस्ट दान देने वालों की लगी हुई है। दीवार पर शेक्सपियर की एक फ़ोटो टंगी हुई है, उसका सिर है जो बिल्कुल गंजा दिखाया गया है। ऐसा लगता है जैसे होरिजन पर उगते हुए सूरज को यहाँ पर दिखाया गया हो। होरिजन क्या होता है, क्षितिज, मतलब जहाँ पे धरती और आकाश हमें एक जैसे मिलते हुए नजर आते हैं उसको हम क्षितिज बोलते हैं। प्रातःकाल के समय सूर्य जिस प्रकार से उदय होता है वो होरिजन से उदय होता है और ग्लोब के आकार का अर्धवृत्ताकार इसका रूप होता है। ऐसा लगता है कि यह सभी शहरों से भरा हुआ है। फेमस टायरोलिस घाटी की भी एक फ़ोटो इस कमरे के अंदर टंगी हुई है जिसमें खूबसूरत फूल दिखाए गए हैं। एक मानचित्र की छवि भी है जो अपने तरीके से इनकी मदद करती है, लेकिन इन बच्चों को दुनिया का नक्शा इररेलेवेंट लगता है, अप्रासंगिक लगता है, क्योंकि वे जिस स्लम बस्ती में रहते हैं, जिस झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती में रहते हैं, वहाँ पर इस नक्शे का ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता। उनकी दुनिया वही है जो उस खिड़की से बाहर उनको नज़र आती है, यानी झुग्गी झोपड़ियाँ ही उनकी दुनिया है। उनका भविष्य अंधेरे से भरा हुआ अंधकार में है। उनके भविष्य की कंपैरिजन एक संकरी गली से पोइट करता है, जिसका अर्थ है कि उनके भविष्य के विकास के लिए कोई अन्य स्कोप उपलब्ध नहीं है। ये बच्चे नॉलेज और एजुकेशन के रेडिएंट से कोसों दूर है, यानी प्रकाश से ये कोसों दूर हैं।
अब हम बात करते हैं इसके अंदर प्रयोग किए गए लिटरेरी डिवाइसेस की, रेटोरिकल डिवाइसेस। एसोनेंस का इसमें प्रयोग किया गया है। एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस जैसे हम एलिटेशन को देखते हैं, एलिटेशन अनुप्रास अलंकार होता है जिसमें एक ही व्यंजन की ध्वनि बार बार में होती है, उसको हम अनुप्रास बोलते हैं। लेकिन एसोनेंस में ऐसा नहीं होता है। एसोनेंस के अंदर व्यंजन की बजाय स्वर की ध्वनि का बार बार में प्रयोग होता है। जैसे इसमें बैलेड, फ्लोरी, ट्रोइलिस, वैली, यहाँ पर बैलेड ई की जो मात्रा है वो बार बार में प्रयोग की गई है। ई का जो वोवल है वो बार बार में उसकी साउंड हम इसमें देखते हैं, तो इसको एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच हम बोलेंगे। इसके बाद बात आती है एलुजन की। इसके अंदर एलुजन का भी प्रयोग किया गया है। एलुजन क्या होता है? रेफरेंस टू वेल नोन पर्सन और प्लेस, मतलब कोई एक ऐसे आदमी के बारे में कोई रेफरेंस लेना जो बहुत ही जाना माना हो, जो बहुत ज़्यादा पहचाना हुआ हो। जैसे शेक्सपियर्स हेड। शेक्सपियर का हेड मतलब क्या है? एक प्रकार से लिटरेचर को, पूरे साहित्य को इस कमरे के अंदर दिखाने की प्रयोग किया गया है, के लिए प्रयोग किया गया है। ट्रोइलिस वैली, यानी टायरोलिस वैली है, ये भी बहुत प्रसिद्ध एक घाटी है। अब हम पढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा को। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप ए बैड एग्जाम्पल, विद शिप्स एंड सन एंड लव tempting them to steal, for leaves that slyly turn in their cramped holes, from fog to endless night. On their slag heap, these children wear skins people throw by bones, and spectacles of steel with mended glass, like bottle bits on stone. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. तो ये था थर्ड स्टेंजा। अब बात करते हैं थर्ड स्टेंजा में पोइट क्या कहता है। पोइट कहता है कि ये जो स्लम में रहने वाले जो बच्चे हैं, इनकी हार्डशिप, इनकी कठिनाइयाँ जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। ये दूसरे व्यक्तियों को अपना दुश्मन समझते हैं। उनके लिए शेक्सपियर एक विकेड पर्सन है, एक दुष्ट व्यक्ति यहाँ पर शेक्सपियर उनके लिए लगता है। उन्हें नक्शा ये अच्छा नहीं लगता है, शेक्सपियर का नक्शा या मैप कोई भी यहाँ पर उनको अच्छा नहीं लगता है। उन्हें कभी किसी ने पसंद या प्यार नहीं किया, इसलिए वे लगभग सभी से नफ़रत करते हैं। दूसरों से प्यार करने की उनकी इच्छा उन्हें चोरी करने के लिए मजबूर करती है। वे छोटे छोटे घरों में रहते हैं और उन्होंने इसके साथ एडजस्टमेंट करना सीख लिया है, तालमेल करना सीख लिया है। उनका जीवन एक एंडलेस रात की तरह है, एक ऐसी रात जिसका कभी अंत नहीं होगा, ऐसा जीवन उनका है। इस स्लम में रहकर वो ऐसा ही हमेशा महसूस करते हैं। इसका मतलब ये है कि उनका भविष्य अंधकार से भरा हुआ है। ये बच्चे इतने पतले होते हैं कि त्वचा की पतली परत के माध्यम से उनकी हड्डियों को आसानी से हम देख सकते हैं। उनकी त्वचा कपड़े की पतली परत की तरह होती है और नीचे की हड्डियां त्वचा के माध्यम से दिखाई देती हैं। ये बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। वे चश्मा पहनते हैं जो स्टील से बने होते हैं। वे सस्ते और बहुत असहज हैं, यहाँ तक कि चश्मे के लेंस भी ठीक करवा दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी चश्मा इनके ऊपर अजीब ही लगता है। चश्मा पत्थरों की तरह दिखाई देता है जिसकी मरम्मत कांच के टुकड़ों से की गई है। यहाँ कवि यह समझाने की कोशिश करता है कि इन बच्चों को अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे ये मलिन बस्तियाँ बड़ी होती जा रही हैं, ये इन बच्चों का भविष्य तबाह कर देंगी और ऐसे बच्चों को इनसे बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड स्टैंजा के अंदर प्रयोग किए गए फिगर ऑफ स्पीच को। इसमें जो उनके घर हैं उनको होल्स के साथ कंपेयर किया गया है। जो बिल होते हैं चूहों के, उनके साथ इसकी कंपैरिजन की गई है, लेकिन यहाँ पर उनको लाइक के साथ कंपेयर नहीं किया गया। लाइक और एज का प्रयोग इसमें नहीं किया गया, तो ये मेटाफर आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है। सिमिली का भी इसमें प्रयोग किया गया है। लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, मतलब इस लाइन के अंदर लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन, जब वो कंपेयर करते हैं उस चश्मों की पत्थरों के साथ है, तो लाइक का प्रयोग इसमें किया गया है, तो ये सिमिली होती है। एलिटेशन का भी इसमें प्रयोग किया गया है। जैसे जो शब्द इसमें यूज किए गए वर्ड्स हैं, जैसे फ्रॉम फोग का इसमें प्रयोग किया गया है, तो ये एलिटेशन भी इसमें यूज किया गया, फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। अब हम बात करते हैं लास्ट के स्टैंजा की। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their live like catacombs. Break, oh break, open till they break the town, and sow the children to green fields, and make their world run azure on gold sands, and let them
Let their tongues run naked into books the white and green leaves open. History theirs whose language is the sun. फोर्थ स्टेंजा के अंदर पोइट कहना चाहता है कि गवर्नमेंट को इन बच्चों की प्रॉब्लम्स पर फोकस करना चाहिए। इन बच्चों के जीवन को बदलने के लिए दुनिया के नक्शे को सिर्फ इसमें कमरे में ही नहीं बल्कि दुनिया में घुमाने के लिए इनके लिए इंतज़ाम करने चाहिए। पावर्टी और लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण बच्चों पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं उनको तोड़ने की ज़रूरत है। ये बच्चे चाहते हैं कि गवर्नर और जनता इन बच्चों के सपनों को साकार करने में उनकी मदद करे। यह सब उन्हें कोहरे से दूर आकाश में ले जाएंगे ताकि आकाश को देखकर इनको एक अच्छी अनुभूति हो। यहाँ पोइट कहना चाहता है कि इस तरह के बच्चों को उनके वर्तमान के अंधेरों से उज्जवल भविष्य की ओर ले जाया जा सकता है। पोइट चाहता है कि बच्चे रेत और प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करें क्योंकि इससे ज्ञान की प्राप्ति करने की इच्छा इन बच्चों में पैदा होगी। फिर वे हरे भरे रास्तों से सफ़ेद पत्तियों से गुजरेंगे। यहाँ सफ़ेद पत्तियों को किताबों के लिए और हरी पत्तियों को प्रकृति के लिए दर्शाया गया है। इसका रिजल्ट ये होगा कि वे अपनी प्रकृति के बारे में सोचेंगे और वे अपने लिए एक उज्जवल भविष्य की कामना भी ज़रूर करेंगे। अब हम देखते हैं इस फोर्थ स्टेंजा के अंदर प्रयोग किए गए लिटरेरी डिवाइसेस को। इसके अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं, सबसे पहले मेटाफर इसमें प्रयोग किया है। बुक्स एंड नेचर्स आर एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ वाइट एंड ग्रीन। किताबों को सफ़ेद रंग के रूप में, सफ़ेद लीव्स के रूप में, और नेचर को ग्रीन लीव्स के रूप में प्रयोग किया गया है, हरी पत्तियों के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बुक्स और नेचर वाइट और ग्रीन के साथ लीव्स के साथ कंपेयर किया गया है। तो ये मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पर लाइक का प्रयोग नहीं किया गया है। एनाफोरा भी इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। एनाफोरा में क्या होता है, एक जैसे वर्ड्स ही एक या दो लाइंस के अंदर बार बार प्रयोग किए जाते हैं तो उसको हम एनाफोरा बोलते हैं। यहाँ पर रन एजूरे, रन नेक्ड जैसे रन का प्रयोग कई बार कई लाइंस में किया गया है। तो रन जो वर्ड है ये एनाफोरा के लिए प्रयोग किया गया है। आज के लिए ये पोइम ख़त्म हो जाती है। इस पोइम को अच्छे से समझने के लिए एक बार और अगर आप इस पोइम को समझते हैं, एक बार और सुनते हैं तो आपको अच्छे से इस पोइम समझ में आ पाएगी। आप इस पोइम को दोबारा से सुनकर एक बार इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट कर लें ताकि आपको आगे भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।